अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने इंतहाई मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। आपके ख्याल में टेक्नोक्रेट्स 2 साल में इस तबाहल मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि आपने कहा इमरान ने इंतहाई मायूसी का इजहार करते हुए, मायूस होने वाला तो वो आदमी नहीं है, वो आखिरी लम्हे तक लड़ने वाला आदमी है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे है कि चंद रोज़ पहले अभी इमरान खान ने शोशा छोड़ा था कि पता नहीं, मुझे इतने महीने बाद इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि चंद घंटों के अंदर अंदर ही 2-3 दिन में ही ये नया रिवर्स करे नहीं वे। लेकिन बुनियादी तौर पे आपका सवाल ये है कि टेक्नोक्रेट्स 2 साल में मईशत बहाल कर लेंगे, ये एक बिल्कुल बोगस और अहमकाना तसव्वुर है। ये अबूरी हुकूमत कहलाएगी और इनके साथ दुनिया अबूरी किस्म के ही तल्लुकात रखेगी, ये याद रखना। दूसरी बात ये है कि पहले जो मोइन कुरैशी और शौकत अज़ीज़ और शौकत तरीन, हफीज़ शेख और सलमान शाह और मिफ्ता इस्माइल, ये कोई लल्लू पंजू गामे माजे थे? बताएं मुझे, ये टेक्नोक्रेट्स नहीं थे। ये मतलब कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ ना। उससे पहले आप चले जाएं तो जो महबूब, पता नहीं उनका नाम क्या था, अयूब खान के ज़माने में, ये एक ऐसी पोजीशन है या चंद पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां आप लल्लू पंजू, आपके यहाँ कैबिनेट में बहुत सारे लल्लू पंजू होते हैं, लेकिन चंद पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जहां आप लल्लू पंजू अफोर्ड कर नहीं सकते। सो टेक्नोक्रेट्स तो पहले भी रहे हैं। हुजूर, आप उल्टे लटक जाओ, आपसे कुछ नहीं होना। जब तक इस निज़ाम की पैदाइशी जमांदरू बुनियादी नकाइस दूर नहीं होते, आप उल्टे भी लटक जाओ तो कुछ नहीं होना। वजह है, देखो, दुनिया के टॉप के सर्जन, एक कोई हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हों, टॉप के सर्जन्स हों, टॉप का हॉस्पिटल हो, वो 48 घंटे में ठीक कर लेगा। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के काम है। मसलन जब शटरिंग होती है किसी घर की तो इट टेक्स टाइम। कैसे कर लेंगे? ये कौन सी तोप चलाएंगे? ये कोई जादूगर होंगे? ये कोई बाजीगर होंगे? अच्छा भाई, आपने एक टोटली फ्रैक्चर्ड जिस्म है सारा आपका माशी इक्तसादी जिस्म, उसकी हर हड्डी टूटी हुई है। अब उसको आपने सीधा पदरा करना है, उसकी सर्जरी करनी है, कहीं आपने रॉड्स डालने हैं, उसके बाद उसको नहीं हो सकता। इट इज गॉट टू टेक इट्स टाइम। टाइम क्या है मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। रातों रात वाला मामला नहीं है। पाकिस्तान की मईशत गंजी हो चुकी है। अब कर क्या रहे हैं ये लोग? ये विग लगा के गंज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक्नोक्रेट्स क्या करेंगे बताएं मुझे। ये गंज पे बाल उगाने वाली बात है। वो एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा आपको। या तो फिर को 10 साल के लिए ले आओ, अगर आपने साल डेढ़। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इस सबूरी हुकूमत के साथ कोई पूरी बात करेगा कैसे? इन लोगों का भी यही मसला है। ये जो 14-15 जमातिये जो भी हैं, ये तहदिये PDME है, तो PDMU का क्या प्रॉब्लम है? इनको सीरियसली ले ही नहीं रहा। अच्छा, इनको तो ये झूठ बोलते हैं या इनको खबर नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि दैट दे हैव नो फ्यूचर। कल इलेक्शन हुए, इनका नामो निशान नहीं मिलना। इस्लामाबाद से तो ये भाग रहे हैं। इतनी सी टेरिटरी इनसे संभाली नहीं जा रही, इनको शिकस्त नजर, इनको संजीदगी से कौन लेगा? अच्छा, इनकी जगह जो आएंगे अबूरिये या टेक्नोक्रेट्स, उनको कौन संजीदगी से लेगा? और वो कौन सी तोप चला लेंगे जो इसहाक डार नहीं चला सका, या अपना वो जो इनके जो पहले थे मिफ्ता इस्माइल, या बड़ा अच्छा हमारे मुल्क में इकोनॉमिस्ट है। क्या करेंगे वो? ये लोगों को एक और तरह का गच्चा देने वाली, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और याद रखो, जब मैं कहता हूं
पाकिस्तान वहां पहुंच गया है। जब तक इसको इसके नाम के साथ हम आहंग नहीं करोगे, भले जुज़वी तौर पे हो, इसका कुछ नहीं बनना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का नामो निशान कोई कहीं दिखाई देता है आपको? दीन का फलसफा है, देखो एक बुनियादी तौर पे माशी, कहते ना निज़ाम कोई नहीं, निज़ाम को गामा माजा बनाता, कायनात के सबसे खूबसूरत शख्स ने निज़ाम नहीं देना था। निज़ाम तब्दील होते हैं ज़रूरतों के मुताबिक। फलसफा दिया क्या कि दौलत एक इंसानी माशरे में यूं सर्कुलेट करे जैसे एक हेल्दी जिस्म में खून सर्कुलेट करता है। ये नहीं कि सर को पहुंचा है तो पांव को नहीं जा रहा। अवाम पांव है, अगर घुटने वहां नहीं जा रहा तो क्लॉटिंग होती है, गंदगी पड़ती है, भूख नंग, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है इसके निजाम का अंडा बच्चा है। ये वो करो। एक तो जुडिशियसली आपके दौलत और ताकत, इस्लाम का इतना हसीन तस्वुर है और उसके लिए कोई फिक्स निजाम नहीं दिया। 1000 साल बाद कुछ और होगा, 500 साल बाद कुछ और होगा, नहीं, टारगेट्स ही हैं। फरमाया क्या, कैसा निजाम वज़ा करो भाई तुम? कहा कि अगर कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा लोग जरूरतों से महरूम हो गए। पाकिस्तान इसकी आइडियल और मकरूह तरीन तस्वीर है इस सूरत हाल की। जिनके पास है उनके पास बैरून मुल्क भी जायदादें हैं, औलादें भी वहाँ फिर रही हैं, वहाँ उनके पास प्रॉपर्टीज़ भी बेशुमार हैं, डिपॉजिट्स भी, कारोबार भी। जो यहाँ है उसको मजदूरी नहीं मिल रही। इधर होश करो, इधर तवज्जो दो। ये जो इस तरह की है ना काम, कमाल की बात है यार। सिर्फ 40-45-50 साल पहले जालिब गाता फिर रहा था, इस मुल्क के नसीबों में ही लिखा है 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। आज 5600 रुपये मन। लोग तब भी रो रहे थे, शायर तब भी लानतें भेज रहे थे इन पे, आज भी लोग रो रहे हैं। आज कोई जालिब नहीं है, वरना वो इस पे कुछ लिख देता, हथेलियों पे सरसों मत जगाओ, मत उगाओ और लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। ये डंग टपाऊ काम बंद करो, वरना सारे का सारा झूठ पकड़ा जाएगा। हसन साहब, रहम करो अपने आप पे भी, इस मुल्क पे भी। बिल्कुल सही है कि रातों रात इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकी। अगर टेक्नोक्रेट्स भी ठीक नहीं कर सके तो फिर आपकी नजर में वाहिद ऑप्शन क्या रह जाती है? नहीं, ऑप्शन क्या भाई, सीधी सीधी एक आओ इलेक्टेड गवर्नमेंट छितर मार के लोग निकालना चाहेंगे, हड़तालें करके उसको निकाल दें। उनके साथ कम से कम लोग उनका मिन्नत तल्ला ही सुन लेंगे कि यार इलेक्टेड है, रहें ना रहें लेकिन आए 5 साल के लिए हैं। ये क्या करेंगे? और क्या पहले टेक्नोक्रेट्स नहीं, कोई वजीर खजाना मुझे बताओ जो MA उर्दू हो, MA पॉलिटिकल साइंस हो, MA हिस्ट्री हो, वो भाई जानते हैं काम। कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। टेक्नोक्रेट्स तो पहले भी हैं, तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कौन सी तोपें चलानी है आपने टेक्नोक्रेट्स ला के? नहीं होना कुछ भी। मैं कह रहा हूं बद से बदतर होगा, ले आओ। हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? पर लोगों पे रहम करो। 75 साल हो गए लोगों का। पहले तो इस बात से ईमान उठा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, अब ईमान इस बात से उठना शुरू हो जाएगा कि हम पाकिस्तान की रियाया भी नहीं है। बदतरीन हुक्मरान भी एक बात इंश्योर करता है कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी जो हैं वो तो कम से कम मिलें। 5600 पता नहीं सुन के बंदा गुम हो जाता है कि यार ये कौन करेगा। एक एवरेज घराना, 3 बच्चे, 1-2 मियाँ बीवी, मैं को माँ बाप आगे पीछे की बात नहीं करता, समझो सारे मर गए। 5-6 का घराना है और ये सवाए रोटी के गरीब खाते क्या हैं? इन्होंने कोई पिज्जे खाने होते हैं, रोटी खानी होती है ना। ऑन एन एवरेज अगर आप 5-6 बंदों का देखो, 15-18 रोटियां दिन की, तो नान 35 का, रोटी पता नहीं 15 की या 25 की, तो क्या वो क्या रहा है? ऊपर से माशाल्लाह केयर टेकर, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ फिर इंतहा हो जाए, ये करें इस तरह का तजर्बा। ऊंट के कहते हैं ना, ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका, लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक। उसके बाद फिर जो तूफान आना है आ जाए।
एक तरफ फैसला तो हो, ना जीतों में, ना जिंदों में, ना मुर्दों में। जी ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी फनकार मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल साहब की बीमारी का सुनकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मुशीर खास अमीर मकाम के जरिए 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया और उनकी चेक पकड़ाते हुए की तस्वीर हर अखबार ने शाया की है। मैंने भी देखी वो तस्वीर और मुझे बड़ी शर्म आई, बहुत शर्म आई। जाती जेब से दे रहे हो, अवाम का पैसा है, एक अवामी फनकार को दे रहे हो, और इतने ढीठों बेशर्मों की तरह फोटोशूट लग रहा था वो 1 करोड़ का चेक देते हुए। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुक्म क्या है, दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना चले। और ये तो स्टेट है भाई, कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल इस तरह की मकरू और घटिया और बाजारी हरकत करे तो समझ में आती है बात। इनमें कोई ग्रेस, कोई रख रखाव, कोई शर्म हया, कोई वकार मौजूद नहीं है। चुंगेच दे कह रहे उसको, इतने खूबसूरत प्यारे आदमी को, इतने उम्दा फनकार को दे कह रहे हो 1 करोड़। और एहतमाम कितना है, तस्वीरें बन भी रही हैं, रिलीज भी हो रही हैं, फिर शाया भी हो रही हैं, और शर्म भी नहीं आ रही। ये और देखें, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा था कि रियासती इमलाक पे तख्तियाँ लगानी बंद करो, ये बिज्जू आ जाते हैं दस्ते मनूस से तख्ती लगाने। इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए कि अगर किसी फनकार को या किसी और को स्टेट अगर करती है तो उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल कर लो। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, उसी की इज्जत नफ्स का ख्याल कर लो। तुम खैरात दे रहे हो, दान दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? खुद आवाम से तुम तावान ले रहे हो। उनके लिए इतना भी नहीं, डिसेंट तरीका ये था, चुप करके जाते, हाल अहवाल पूछते, पेश करते और कहते कि जी आइंदा भी अगर अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े आपको तो हम हाजिर होंगे और हम आपके लिए दुआ मांगते। लेकिन नहीं, यहाँ तो ज़र्फ भी नहीं है जो मुफ्त मिलता है। देखी है मैंने वो तस्वीर और शर्म आई है मुझे। हसन साहब, 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदाबख्श में खिताब किया, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद की कि उन्होंने सारा वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ासकर इमरान खान के बारे में बात की। क्या बरसी के मौके पर इस तरह की बातें करना मुनासिब था? मुनासिब यही था कि बिलावल अपनी इतनी शानदार वालिदा की सियासी ज़िंदगी, उनकी जद्दोजहद, उनकी कामयाबियों, उनकी कुर्बानियों, उनके मसाइब का जिक्र करता, चूँकि बाकी का जो सारा रतबो याबस है वो तो उसके लिए 364 दिन पड़े हैं। ये एक दिन प्योरली वालिदा के हवाले से मुख्तस उसको करना चाहिए था। ये अजीब बात है, मैंने सुना भी है और लोगों से भी, और ख़ुद मैंने भी ये महसूस किया कि इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। कोई अच्छी बात नहीं थी। यकीनन। हसन साहब, बेनज़ीर भुट्टो जैसी माँ, बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर भी कहा जाता था। इसका क्या बैकग्राउंड है? हमारी जनरेशन को तो नहीं पता। नहीं, बैकग्राउंड इसका देखें, जनरेशन, उस जनरेशन को भी नहीं पता था जब ये हुआ है। एक बात आप ज़हन में रखना कि उस वक्त पीपल्स पार्टी चारों सूबों में मौजूद थी। दूसरी बात यह है, ये महज इत्तफाक है कि 86 में जब बेनज़ीर भुट्टो आई हैं तो मैंने एक मैगज़ीन इनकी आमद से पहले लॉन्च किया, उसका नाम था जंजीर, माहनामा जंजीर। उसका ओरिजिनल नाम था माहनामा स्टूडियो। अच्छा। तो मैंने तो पॉलिटिकल सा मैगज़ीन निकालना था, तो फिर बड़ी मुश्किल के बाद हमने उसका नाम चेंज कराया जंजीर। वो बड़ा पॉपुलर रहा पीपल्स पार्टी के हलकों में ख़ास तौर पे। उसको जब हमने लॉन्च किया तो उसके जो पोस्टर्स थे, उस ज़माने में यही होती थी, पब्लिसिटी का यही तरीका था। उस पे लिखा था चारों सूबों की जंजीर। बेसिकली वो इश्तिहार था माहनामा जंजीर का, उस मैगज़ीन का।
और मेरे पास इस वक्त नहीं है। मेरी एक किताब पे वो टाइटल भी है जो उसके ऊपर था, उसमें भुट्टो की हैंगिंग 4 अप्रैल के इशू पे। और भाई यही उसका बैकग्राउंड है, वहाँ से वो जुमला चल निकला बस। जिस तरह एक बार मैंने मोहम्मद अली दुरानी के बारे में कहा था कि वो शहद की दलदल हैं, दोस्त हैं मेरे बड़े प्यारे, वो वायरल हो गया, पर लोगों ने लोगों के बारे में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों के बारे में। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है। ठीक है हसन साहब, अब मईशत के हवाले से 3 खबरें मेरे सामने हैं, उस पर आपका तबसरा चाहूँगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी शदीद कमी हो गई है, 5 अरब 82 करोड़ डॉलर की सतह पर गिर गए हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एलसीज खोलने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 2022 को महंगाई का साल करार दिया जा रहा है और अवाम की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये बेसिकली एक ही खबर है। जितनी बातें आपने बताई हैं ना मरियम, वो अवाम भी जानते हैं। आपने जो जो कुछ कहा है वो ज़बान ज़द आम है, लेकिन बेसिकली ये एक ही खबर है। ख़बर क्या है कि आपकी माशी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो उसके मोरे हिल गए हैं या पूरी की पूरी टूट गई है। ख़राबी ऊपर से शुरू होती है, ऊपर ख़जाना खाली है, नीचे अवाम की जेब खाली है। और ये बहुत पुरानी बात है, ये भी मुझे याद आ रही है। मुराद सईद का ये जुमला मुझको बड़ा अच्छा लगा था कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान हैं, ये कहते थे कि जी हमारे हाथ साफ़ हैं। मैंने कमाल की बात है, तुम्हारे हाथ भी साफ़ हैं, तुम्हारा दामन भी साफ़ है, मुल्क की ख़जाना भी साफ़ है। तो ये उसका एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी अब एक इम्तिहान और शुरू हो जाएगा। मैं तो बद्दुआ तो ज़ाहिर है मैंने अपने आप को ही देने वाली बात है ना, वार्निंग दे रहा हूँ कि 2023 जो है वो महंगाई और बदहाली के हवाले से बदतरीन साल होगा। और ये भी नहीं कि मुझे साजिश लगती है कि जी को केयर टेकर टाइम भी इनको चाहिए, खुद हुकूमत में भी नहीं ये रहना चाहते और केसेस भी अपना इन्होंने सीधे पदरे कर लिए हैं। या ये 3-4 शिकार एक तीर से ये करना चाह रहे हैं। तो बाकी रह गई महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक, तो ये बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी पीटीआई को। बाकी तहरीकें तो आती जाती रहेंगी, महंगाई ने चूँकि आ गई है, इसने जाना जुना कहीं नहीं है। इस तहरीक का जो मोमेंटम है वो बढ़ता चला जाएगा और ये ज़ाहिर है इस मुल्क में पीटीआई ही चला सकती है ना, बाकी तो सारे इकट्ठे हैं। ये जत्था है, ये गैंग है, सारे का सारा इकट्ठा है। यहाँ वहाँ नवाज शरीफ, वहाँ एवन फील्ड से निकालेगा महंगाई के खिलाफ, जो पीटीआई निकालेगी, बाकी तो सारे इकट्ठे हैं। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 8 माह की हुकूमत 30 साल की खराबी दूर नहीं कर सकती। साथ ये भी कहा है कि 5 साल मिल जाएं तो गरीब आवाम की तकदीर बदल दूंगा। दूसरा तो खैर वो इलेक्शन स्टंट है, 5 साल मिल जाएं। देखो इनको कितने साल मिल चुके, अभी मजीद 5 साल मांग रहे हैं। कमाल है यार। अच्छा, पहले झूठ बोला था कि जी इतने महीनों में की तबाही, अब मान लिया है 30 साल। अच्छा, इन 30 सालों में मुशर्रफ साहब के 8, और वो बहुत अच्छे साल थे वैसे बाय द वे, और इमरान के 3.25 साल निकाल दें तो बाकी ये सारा यही लोग थे। क्या निकाल देंगे ये, पता नहीं क्या तकदीर बदल दूंगा। और तकदीर रब बदले तो बदले, बंदों के बस की बात नहीं होती, इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 30-40 साल में इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया आपने, ये किस बार तबाही है। कह के जबान घिस गई। अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है। लोग कहेंगे इस बंदे को दूसरा कोई जुमला नहीं आता। मईशत रातों रात तबाह नहीं होती, ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। सो अब भी जो मैं कह रहा हूं इनसे कुछ नहीं होना, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। और जो तबाह हुई है उसके ये लोग खुद हैं। कमाल की बात है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये इनके दरमियान दिहाड़ियां लगती रही हैं। तो अब 30 साल का एतराफ़ तो कर लिया है, हालांकि उसूलन ये 40 साल की बात होनी चाहिए थी। पिछले दिन उन्होंने कहा था कि जी वो 4 साल में 3.25 साल की तबाही का मैं फलानी। वो तबाही उसने क्या की है, तो झूठ बोलते हुए भी शर्माते नहीं हैं। वो इमरान खान ने तो तुम्हारे लिए हुए कर्जों की किस्तें चुकाने के लिए कर्जे लिए हैं, उसने क्या किया है। उसको तो
बहरहाल छोड़ो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या उर्दू में मानी जानने के बाद हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे? अच्छा नहीं नहीं, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये पता है क्या किस किस्म का क्राउड है? ये है रज़िया भट्ट के नावल पढ़ने वाले। आदाब अर्ज़ एक ज़माने में होता था, एक ख़ास तरह की क्लास की फैमिलीज़ में वो पढ़े जाते थे, रज़िया भट्ट के नावल। और हमीदा जबी एक होती थी, इत्तेफाक से मेरा दोनों के साथ बड़ा एहतराम प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा। तो ये ख़ास तरह के, आप कमाल की बात है कि ये इस तरह का क्राउड है जो इस तरह की चीज़ें पढ़ पढ़ के जवान हुए हैं, आज उनको डिफ़ॉल्ट का उर्दू तर्जुमा पूछना पड़ रहा है। वो सुभान अल्लाह। सादा ज़ुबान में तो दीवालिया कह लो, नादहिंदा कह लो, जो दिल करे कह लो, लेकिन अगर अवामी ज़ुबान में डिफ़ॉल्ट का आपने मतलब समझना है तो बेइज्जती कह लो, भिकमंगी कह लो, नंगधड़गी कह लो, जहालत कह लो, गुर्बत कह लो, बीमारी कह लो, बेरोज़गारी कह लो, छीना चपटी कह लो, लूट मार कह लो, राजनी, रेप, कमीशन, किकबैक, खाना जंगी, बेयकीनी, तवाइफुल मलूकी, डाके, चोरियाँ, आबरू रेजियाँ, समाजी बेचानी, बदमाशी, गुंडागर्दी, कब्ज़ा ग्रुपी, नाइंसाफ़ी, अदम बर्दाश्त, ये डिफ़ॉल्ट के तर्जुमे हैं। वाह सुभान अल्लाह, कौन डिफ़ॉल्ट का तर्जुमा पूछ रहा है? हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी वार्न किया है कि अगर IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा है कि पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है। इसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब इसका सादा है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिसे कहते खो, मैं मिसाल पता नहीं, आई डोंट नो मैं ठीक दे सकूंगा नहीं, आम फहम होना चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स भी सुन रहे होते हैं उनको बात समझ में आ जाए। देखो, कहते हैं कि क्लिनिकली अलाइव है, बंदा फौत हो चुका है, वेंटिलेटर पे है, उसको ज़बरदस्ती सांस दो, फिर रिश्तेदार 2-4-10 दिन के टॉर्चर के बाद कहते हैं कि जी बस उतार दो फिर। सो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो बिल्कुल ठीक है। और क्या कहना है, ये भी ख्वाजा आसिफ का वो कह रहे थे कि क्या पता नहीं क्या पहुंचा हुआ है हमारे पास छुड़ाने के लिए, LCs नहीं खुल रही। जी, LCs नहीं खुल रही, ये वो तो और क्या होता है? डिफ़ॉल्ट यही है ना भाई। एक तो होता है ना, पुराने ज़माने में पता क्या होता था, मसलन मैं आपको ऑटोमन्स का, सल्तनत उस्मानिया का जो सबसे आलीशान बादशाह था सलमान, जिस पे वो एक झूठा सच्चा ड्रामा, चूँकि ड्रामा भरल झूठ होता है, वो जो क्या नाम, मेरा सुल्तान, उसकी मौत को छुपाया गया। He was dead। और ये पहला और आखिरी बादशाह नहीं है दुनिया का। बाज़ औक़ात ये हुकूमतों की मजबूरियां होती हैं कुछ चीज़ों को छुपाना, ढक के रखना, फाइनली तो अनाउंस करना पड़ता है। जैसे कि जी वो क्लिनिकली तो बस अल्लाह हाफ़िज़ ही है। इस तरह की सूरत हाल है कि जी या इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं कि शायद यार इसकी हार्ट बीट है, वो रिवाइव कर जाए, बेहतर हो जाए। LCयाँ नहीं खुल रही तो और इससे आगे क्या है? पल्ले है कुछ नहीं आपके। रोते फिर रहे हैं इस मुल्क के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बर्बाद, वो अल्लाह आपका भला करे, पोल्ट्री अंदाज़ा लगाओ वो फारग, टेक्सटाइल वो फारग, तो सारे तो मातम करते फिर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। जावेद लतीफ़ ने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर इन्हें वापस तशरीफ लाने की दावत दी जाए। ये वही नवाज शरीफ है ना जो माफ़ी मांग के जदे भाग गए थे और उसके बाद बीमारी का बहाना करके या कोई चक्कर चला के अपने भाई के लिखे स्टैम्प पेपर लंदन जा पहुंचे थे और अब तक वहीं हैं। और साहबजादी मिलने गई थी, उनकी भी कोई खबर नहीं है। मेरा ख्याल है अब रियासत पाकिस्तान को हाथ जोड़ लेने चाहिए। मैं अवाम की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ, हमने आपको माफ़ किया, आप हमें माफ़ कर दो। बहुत अमृतसर के छोटे से जाती उमरा ने इतने बड़े पाकिस्तान से बड़ा इंतकाम ले लिया। बस करो, आप जहां रहो खुश रहो हमारे खर्चे पे।
लेकिन ये माफी मांग के वापस वाए। हसन साहब, एतजाज एहसन साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की 6 सीटें हैं, अगर पार्टी ने आंखें ना खोली तो ये भी नजर नहीं आनी, पंजाब नहीं तो कुछ भी नहीं। डू यू एग्री? 100% इससे तो डिसएग्री करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो बात एतजाज साहब जैसे बंदे ने की है, दूसरी बात इतनी सॉलिड है और है तेरा लुटिया शहर भंबोरनी ससिए बेखबरे। पता नहीं ये जरदारी साहब ज़हीन आदमी हैं, बहुत शरूड आदमी हैं, इनको कैसे इन्होंने ये ओवरलुक कर रहे हैं इतनी बड़ी हकीकत के भी के पी के गया, पंजाब गया, सिंध के बंदेरियाज गए, सिर्फ अंदरून सिंध के कि चंद गोठों पे गुजारा कर रहे हैं और वो भी मेरा ख्याल है सुकड़ती चली जाएंगी जिस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अभी लाहौर से होके गए हैं, उनका लाहौर में क़याम जो है वो कुछ ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है कि सियासी जमात जब पिट जाए उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय ये बेहतर होता है कि नई सियासी जमात बना के उस पर ज़ोर लगाओ। और शायद ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक बहुत खस्ता हाल मकान हो और ख़दशा हो इसकी छत अहल खाना पे ही आ गिरेगी, तो बेहतर है कि उसको डिमोलिश करके नया बना लो। पीपल्स पार्टी के साथ और ये बात एतजाज साहब ठीक कर रहे हैं। वैसे हसन साहब, अगर आप ड्रीम पार्टी बनाएं तो उसमें कौन सी शख्सियत होगी? मैं पागल हूँ, मेरे पास करने को और कोई काम नहीं दुनिया में। वैसे ही लेट्स सपोज अगर आप कभी मेरा बनाएं। तो टाइप ही नहीं है। मैं आपको नहीं सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ना मैं कहा गया, स्कूल में मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था अरशद चौधरी, ओलंपियन था हॉकी का, अख्तर रसूल का फर्स्ट कज़न भी, ब्रदर इन लॉ भी, मेरे भाइयों की तरह बहुत करीबी था। वो बड़ा कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी में, और मैंने कहा लानत भेजो, ये भिकमंगों का काम है। एक गदागरी सिर्फ पैसे मांगना नहीं है, वोट मांगना भी गदागरी है। बजाओ है, अब मैं कोई ईदी हूँ मैं खिदमत करूँ, दिन रात मैं भागा फिरूँ और मैं अजीब अवामुन्नास की, मैं तो नहीं इतना अच्छा आदमी भाई, सीधी सी बात है। हराम मैंने खाना नहीं, हलाल इसमें है नहीं, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मैं पार्टी बनाने चलूँगा, इतना मैं मुहब्ब वतन नहीं हूँ। मेरे लिए ये रेलू कट्टों की तरह फिरना ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैं चुपचाप गोली खा सकता हूँ, सुस्त आदमी हूँ ना, मेरे लिए वो बहुत शॉर्टकट है। मैं अपने वतन के लिए ये तो कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता मैं दर दर जाके धक्के खाऊं। क्यों भाई? आगे चलते हैं हसन साहब। चलो। सऊदी अरब, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की हुकूमतों ने अपने शहरियों को पाकिस्तान में मोहतात रहने की हिदायत कर दी, साथ ही साथ 5 स्टार होटल में रिहाइश से मना किया है। दूसरी तरफ जैन 2020 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में फोर्ब्स ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया था। चले उसको तो आप छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा सऊदी अरेबिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह ने, तो खुद पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने शहरियों को देखो, ये वो मुल्क हैं जिनको अपने शहरियों की वेलफेयर से, उनकी ज़िंदगियों से दिलचस्पी है। दे फील रिस्पॉन्सिबल, वो खुद को जिम्मेदार, अमेरिका जिम्मेदार महसूस करता है खुद को, सऊदी अरेबिया, अपना बरतानिया, के वो अपने शहरियों के लिए तो उन्होंने उनको मना किया है। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक अपने शहरियों को मना नहीं किया। जब भी पाकिस्तान में एहतियात से रहा करो प्यारे पाकिस्तानियों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बां इसके, लेकिन खुद एहतियात करना। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के लिहाज से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम जैसी बेसिक अनाज और खुराक हमें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करानी पड़ती है, उसके लिए भी ज़र मुबादला मौजूद नहीं। यही हम बात कर रहे थे ना, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की, उसके लिए भी मौजूद नहीं। और दूसरी बात ये है, ये ढोंग है। अच्छा देखो, हम कहते हैं ज़रूरी मुल्क, ओके, कहने को तो हम ये भी कहते हैं इस्लामी मुल्क। इस्लाम कहाँ है? कहने को तो हम ये भी कहते हैं जमहूरी मुल्क, जमहूरियत कहाँ है?
कहने को तो हम ये भी कहते हैं पाकिस्तान, पाकिज़गी कहाँ है? तो खुदा का खौफ करें, हम पुराने शायरों की तरह हम ही बस दास्तानें, किस्सा गोई, ये वो सारा, और क्या है? ज़रई मुल्क, कौन सा ज़रई मुल्क? यहाँ 35 रुपए का नान, पता नहीं 20 रुपए की रोटी जी। ज़रई मुल्क है। नाम रखने को क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस पर तो कुछ भी नहीं लगता। जैसे पता है ऐसे अजीबो गरीब छिछोरे लोग हैं। अच्छा खासा नवाब शाह, एक कागज़, एक ग्लोरीफाइड किस्म का क्लार्क बैठा है ऑफिस में, उसने वो कागज़ एक लिख दिया, भेज दिया कि जी कल के बाद इसका नाम बेनज़ीर आबाद हो, ख़त्म। अच्छा खासा लायलपुर, सर जेम्स लॉयल है, गर्मियों की धूप में घोड़े पे कमीज़ तक उतार के वो जीन में ठोंस देता था, उसने वो शहर आबाद किया। एक फिर एक ग्लोरीफाइड सा क्लार्क उठा है, चपड़कनाती है, अपने कहा जी कल से इसका नाम होगा। भाई इस तरह की बातें हैं। कॉन्क्रीट बात अगर को पाकिस्तान में हुई हो आज तक, सॉलिड तमाशे, तमाशबीन और तमाशे, पीली टैक्सियां आ गई जी, फलाना हो गया जी, वो मुल्क को कर्ज उतारो, अंदाजा लगाओ यार ये नवाज शरीफ क्या करता रहा है? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, फलाना, लो वो डिफॉल्ट होया पे है। तो ये आप कह रहे हो कि उसके लिए भी है, वो आपके लिए डॉलर्स नहीं है छुड़वाने के लिए, तो अच्छा ज़रई मुल्क है भाई। ये हमारा मुल्क है ज़रई मुल्क। देखो ये बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मुल्क के करतों धरतों को बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ लाओ, वरना अब ये आराइशी ज़बाइशी नुमाइशी काम नहीं होने, और ये 2-4 साल में फिर देखना होता क्या है। सही, लेकिन हज़रत साहब हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और गंदम कपास हमारी अपनी अजनास हैं, इसके बावजूद भी हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। मैंने कहा ना कि जैसे बाकी झूठ है आपका, इसी तरह ये भी झूठ है कि ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तो ज़राअत ही अगर साइंटिफिक तरीके से बेहतर तरीके से संभाल ली जाती, किसी और शय की शायद ज़रूरत ना पड़ती। आप यकीन करो, इतने अंधे लोग हैं। ये ऑलिव नहीं जी, उसका आपको चंद साल पहले कुछ लोगों ने अपने इनिशिएटिव पे, वरना थ्रू आउट इम्पोर्ट होता रहा है, कख नहीं पता कोई नहीं होता, डंग टपाऊ आ जाते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ शैड़ियाँ लगाते हैं। आजकल भी जोर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है कल क्या होना है, तो इसलिए इतनी देर, 4-5 साल 6 साल, वो इतनी देर का वो जो नुकसान है उसके अजाले वगैरह भी होने हैं। ठीक है हसन साहब, विफाकी हुकूमत ने लंडे के सामान पर भी टैक्स बढ़ा दिए, जिसके बाद अब लंडे का के कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। यार मेरे पास एक तजवीज़ है, लेकिन पता नहीं मेरी कौन सुनता है। नहीं, आप बताएं फिर इनको चाहिए कि इंसानों की खालें उतार कर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। ये किया है दुनिया में कुछ लोगों ने, जूस की खालों के बना के ना, वो ये जो टेबल लैम्प्स वगैरह की, तो इस तरह पाकिस्तानी अवाम की खालें अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है ज़र मुबादला के ढेर लग जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, तो इसको ट्राई करके देख लें। ह्यूमन स्किन बड़ी नायाब चीज़ है, आपको पता है, हम जैसे मुल्कों में हो सकती हैं। और लंडे पे अगर इन्होंने कपड़े लंडे के महंगे किए हैं तो उससे मिलती जुलती बात है। ये जिनके लिए ज़िंदगियाँ अजाब बनी हुई हैं, मर्सी किलिंग उसको कहते हैं, रहम की वजह से किसी को मार देना, उसकी चूँकि पेन और उसकी एगनी इतनी खौफनाक होती है। मेरा ख्याल है दुनिया में कुछ मुल्कों में इसकी इजाज़त भी है, मर्सी किलिंग कहते हैं उसको, यानी रहम की वजह से किसी को मार देना ताकि इसको अज़ियत से निजात मिले। एक आदमी जो दिन में पता नहीं कितनी बार मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, जी रहा है, तो उनके लिए शायद ये रिलीफ हो, मुल्क का भी मुकद्दर इससे को बेहतर हो जाए, कोई ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हो और पूरी दुनिया में नाम गूंजेगा कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जी जो इंसानी खाल एक्सपोर्ट कर रहा है। हज़रत सदर मुमलिकत ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, अक़दामे ख़ुदकुशी पर सज़ा ख़त्म कर दी है। पहले 1 साल कैद और जुर्माना था। अच्छा, ये सारे इस तरह के ना, पता नहीं
क्या अजीब गरीब चीज़ों पे सूद ख़त्म। 1955 में आई वॉज रीडिंग जस्टिस मुनीर मरहूम की, चीफ जस्टिस की किताब फ्रॉम जना टू ज़िया। 1955 में भी सूद ख़त्म कर रहे थे, अब फिर कर रहे हैं। अब ये वो कौन सा इक़दाम है खुदकुशी? यहाँ तो जो जिंदा फिर रहे हैं वो भी खुदकुशी कर चुके हैं प्रैक्टिकली। अंदाज़ा लगाओ, आप बाज़ारों पे जाओ, लोग ढेर लगे होते हैं अपने औजार लेके, सामान लेके, वो जो पेंट शेंट करते हैं, वो पेंट का सामान, जो कोई मेसन वगैरह, ये वो सारा कुछ लेके वो दोनों साइडों पे सड़क के बैठे होते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। तो ये जो इस तरह के हैं नखरे, अच्छी बात है। माशी बदहाली, अनरेस्ट उरूज पे है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कर्ज के मारे लोगों को खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, तो ठीक है, सज़ा ख़त्म कर दी है, ठीक है। ख़ुदकुशी करने जो चला हो उसकी सज़ा क्या ना सज़ा क्या, एक मकाना सी बात है। और ये लक्षण जो है ना, ये नखरे खाते पीते मुल्कों को ज़ेब देते हैं। मसले ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन तुम हुए नहीं अभी, तो राइट्स तुम मांग रहे हो। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ, ये वुमेन्स लिब, ह्यूमन राइट्स, ये उनकी देखा देखी। जैसे हम उनके ना त्यौहार मनाते हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से, घटियापन है। चूँकि उनके फेंके हुए निवाले खाने वाले लोग हैं, सर तापा सुबह से लेकर रात तक एक चीज़, एक फैसिलिटी या एक कोई ईजाद या एक कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में बता दो। मैं बैठा हूँ, बकबक कर रहा हूँ, सामने कैमरा है उनका दिया हुआ, टीवी लगाया उनका दिया हुआ, वो सारा अपना वॉशरूम का सिस्टम उनका है, गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी हैं, बत्ती जल रही है उनकी है, गैस है उन्होंने तस्वुर दिया, पेट्रोल है दुनिया में उन्होंने तस्वुर दिया कि इस गारे से ये काम भी लिया जा सकता है। तो अपने पास चूँकि है कुछ नहीं, तो वो अगर कोई त्यौहार उनके होते हैं वो मनाने शुरू कर दिए हैं, उनकी तरह फटी हुई जीने पहननी शुरू कर दी हैं। उनका जो आता है उधर, पेट में रोटी नहीं होती, हाथ में मोबाइल ज़रूर होता है, सेल फोन ज़रूर होता है। देखता हूँ मैं पार्क में अजीबोगरीब तमाशा, ख़वातीन होती हैं, एक हाथ में तस्बीह, मरियम, एक हाथ में तस्बीह, दूसरे में सेल फोन। इस्तेमाल क्या हो रहा होता है? सेल फोन। मुझे समझ नहीं आता वो तस्बीह लेके क्यों निकलती अगर वो यूज़ ही नहीं करनी। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो सदर मुमलिकत अपना रांझा राजी कर रहे हैं, बस ठीक है। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आज का प्रोग्राम आपके मायूसी से भरे तबसरात से भरपूर था, पर इंशाअल्लाह ताला कल फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक जुमला सुन लो। जी। झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ, झूठ से बेहतर है। ठीक है हसन साहब, ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।